नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक है। मैं और किसी विषय पर आज आपका ध्यान नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय के गंभीरता पर ही आप बने रहें और मैं भी अपना पूरा फोकस, जो भी 20-25 मिनट मैं आपके सामने रहूं, उसको एक ही विषय पर फोकस रखूं। मित्रों, आज सभी समाचार चैनलों पर, अब दुनिया में भी एक समाचारों पर तो जरूर हड़कंप हो गया है। वो एक लड़की के 48 टुकड़ों में फ्रिज में लाश मिलने से। मित्रों, मेरे मन में जो आशंका है, मेरे मन में जो डर है, वह यह है कि समाज में इस पर भारी विद्रोह नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आज से आपसे एक आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप एक मुहिम चलाइए कि संविधान को बदल डालें। देखिए, 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट संविधान में हो गया है। हमने अलग अलग समयों पर अपने अपने चुनावी लाभ के लिए, परिस्थितियों को फायदा में बदलने के लिए और संविधान को अपने हिसाब से मोड़ने तोड़ने और उसका पूर्णतः दुरुपयोग करने के लिए हमने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किया। तो क्यों न इस संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए, जहां इस तरह की विभत्स हत्यारे को भी फांसी और एक साधारण हत्यारे को भी फांसी। आदरणीय प्रेम निवास दीदी जी को सादर प्रणाम। द्विवेदी जी, मेरा आज का प्रश्न आप सबके आशीर्वाद के लिए है। कृपया अंत तक बने रहिएगा और इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, अब इसको फांसी होगी कि नहीं होगी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि निर्भया कांड में मैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में था, मेरी एक हियरिंग थी। देखते देखते पटियाला हाउस से लेकर के इंडिया गेट तक कई किलोमीटर का रास्ते में पांव रखने का जगह नहीं था। हमको अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के आना पड़ा। चूंकि मेरे गाड़ी में स्टिकर है, कोर्ट में उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी रखने पर कोई पूछ नहीं सकता था। यह एक भरोसा था, निश्चिंता थी। लेकिन मुझे उस दिन गाड़ी छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मैं पैदल ही नहीं आ पाया, गाड़ी की छोड़ दी। लेकिन क्या निर्भया के बाद निर्भया के जैसे अपराध रुक गए, या निर्भया के दोषियों को किसी तरह से निर्भीकता का सजा दिया गया या उसको निर्भीक बनाया गया? आपने सुना होगा कि निर्भया के पापियों को जब सजा सुनाई गई तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी लाभ लेने के लिए उस पापी को 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि और आगे से बलात्कार करने की शक्ति, सामर्थ्य और समय निकालने के लिए सिलाई मशीन और प्रशिक्षण का व्यवस्था किया। उसने बोला कि तुमने बड़ा बहादुरी का काम किया है, एक बालिका को विभत्स रूप से घिनौना हत्या किया है, हम तुमको 10,000 रुपये देते हैं। लेकिन यह खबर किसी समाचार चैनल पर नहीं चला, ना ही इसको मुहिम में तब्दील किया गया। कुछ लोग जो राजनीतिक विरोधी लोग हैं, इसको अपने अपने हिसाब से उठाए और उसकी माँ इसकी मजम्मत की। लेकिन उसके माँ की आवाज उस दिन तक तो बोलती जब उसके साथ पूरा देश खड़ा था, लेकिन बाद में मुहिम नहीं उसके साथ थी, इसलिए सरकारों ने उसको कुछ सुना ही नहीं। उसको क्या फर्क पड़ता है? यह मामला भी यही होगा। यह मामला निर्भया जैसा कवरेज इसलिए नहीं पा रहा है कि इसमें मारने वाला मुसलमान है और मरने वाली हिंदू है। तो राजनीतिक रूप से जो सत्य सनातनी बिल्कुल अछूत हो गए हैं, उसको कोई नहीं छू रहा। याद करिए, पहलू खान की एक आपसी झगड़े में और उसके बदमाशी की वजह से उसकी हत्या हुई थी। पहलू खान ने गौवंश का सेवन किया था और उसके अवशेषों को जाट भाइयों के दरवाजे पर उसको उकसाने के लिए फेंक दिया था। आपस में विवाद हुआ, मार पिटाई हुई और उसमें एक आदमी का गैर इरादतन हत्या हो गया। मतलब मारने वाले का उद्देश्य उसका हत्या करना नहीं था। कई बार होता है कि आप आपस में गुथम गुथी करते हैं, कोई घूसा, कोई थप्पड़, कोई वार ऐसी गलत जगह पर लग जाता है जिससे आदमी का जान चला जाता है। बदरपुर की एक घटना हमारे आंख के सामने हुई थी। नाली साफ करने के लिए विवाद हुआ। नाली साफ करने वाला नाली वीडियो बहुत साफ है, यह आशीर्वाद से है और कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को बदलना पड़ा, क्योंकि मोबाइल पुराना जो था उसके कैमरे पर दिक्कत आ गई थी, तो वो बन नहीं सकता था, बड़ा महंगा कह रहा था, तुमने नया ही ले लिया।
बेटा ने लेकर के दिया है, अब आप लोगों के आशीर्वाद से वो कमा रहे हैं, तो उनका अधिकार भी है उनके तनख्वाह पर मेरा, और मेरा आशीर्वाद से उनको, आप लोग भी उनको आशीर्वाद दीजिएगा कि अभी जैसे हैं ऐसे आगे तक, अंत तक, और हमारे जीवन के अंत तक इसी तरह से बने रहे। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। फले फूले रोज रोज बढ़े। बहु हमारे जैसे लोगों में ये 20-30 हजार रुपये का मोबाइल खरीदने में उनको ना तो कोई असहज हो और ना ही असकत हो, और ना ही उनको आर्थिक रूप से कोई परेशानी हो, सोचने की सबब हो। यह आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। खैर, तो मित्रों, मैं बात कर रहा था निर्भया जैसे या इस वाले बात पर। मित्रों देखिए, हो क्या रहा है, हमारी सत्य सनातन की बेटियां कहां तक बचेगी यह एक अलग विषय है, लेकिन क्या हो रहा है पहले आप समझिए। यह खबर अभी सूटकेस में मिले कांड को अभी समाचार चैनलों पर चल ही रहा था, तब तक लखनऊ के पूनावाला ने एक लड़की को छत से फेंक दिया। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, इसकी डेंटिसिटी समझिए और इसकी मारक क्षमता समझिए। बात को 2 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा अगर हम ना भी देना चाहेंगे, क्योंकि बात ही आपके आशीर्वाद की योग है। मित्रों, जब लड़की के परिवार वाले लड़के के घर पर गए, पूरा परिवार मिल करके कि भाई देखो, तुम्हारा लड़का मेरे लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, ये ठीक बात नहीं, हम लोग पड़ोस में रहते हैं, ये उचित नहीं है। तो जानते हो लड़के के परिवार वालों ने क्या कहा? हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने बेटी का निकाह मेरे लड़के से पढ़वा दीजिए। मतलब आमतौर पर होता है कि किसी के घर उलाहना लेकर के जाया जाता है तो वो परिवार के सामने बच्चों को डांटते पीटते हैं, मारते हैं या धमकाते हैं, और उलाहना देने वाले से क्षमा मांगते हैं कि देखिए मेरे से भूल हो गई है, मेरे बच्चे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस मुस्लिम महिला ने बड़े बेहयाई और बेशर्मी से कहा कि विवाह कर दीजिए। उसके बाद उस सब इस पर पील पड़े, इसको लगे धक्का मुक्की इसके साथ करने। लड़का उस लड़की को घसीटते हुए 4थी मंजिल में लेके गया और बोला कि निकाह कराएगी, बोला नहीं, तो उसने ऊपर से फेंक दिया। ध्यान रखें कि मैं जहां दिल्ली रहता हूं, मेरे से थोड़े दूर पर फरीदाबाद है, मतलब मैं दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर रहता हूं। मेरे घर के बाद फरीदाबाद चालू हो जाता है। मेरे घर से कोई 8-10 किलोमीटर की दूरी पर निकिता तोमर को 2 मुसलमानों ने सीधे सरेआम बीच सड़क पे गोली मार दिया। मुसलमान था वो, कांग्रेस के बहुत बड़े कदावर नेता का बेटा था, पैसे उसे से हर तरह से बड़ा मजबूत और संपन्न था। उसका कुछ नहीं हुआ, थोड़े बहुत हो हल्ला उस वक्त हुआ था, वो सब ठंडा हो गया। उसमें समाचार चैनलों ने उस मुसलमान बच्चे के माँ से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोला देखिए लड़की के मरने का मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन वो लड़की बच सकती थी अगर वो मेरे लड़के से निकाह पढ़वा लेती। हमने उसको कहा था कि बेटिया देखो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे बेटे से निकाह पढ़वा लो, बच जाओगे, नहीं तो हम मुसलमान हैं और पूरा देश के हम दामाद हैं, ये जितने दोगले हिंदू हैं उनके ज्यादा बड़े दामाद हैं। वोट के लालची लोग और पता न किन किन कारणों वजहों से वो सब के सब हम मुसलमान लोगों को अपना दामाद मानते हैं। तो जिस तरह से दामाद की सेवा खातिरदारी इस देश में होती है, उसी तरह से दोगले हिंदू जो वोट के लालची हैं हमको अपना दामाद मांगते हैं। चाहे हमने उनके बेटी को शादी किया, रखा या रखेल बनाकर रखा है, सम्मान वो अपने दामाद जैसा ही देते हैं। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, 2-4 दिन की हो हल्ला होगी। लखनऊ वाली महिला ने भी सेम बात फरीदाबाद वाला ही कहा। मतलब ये जो लव जिहाद का मामला है, इसमें पूरा का पूरा एक जिहादी षड्यंत्र चल रहा है भारत में सत्य सनातन को नष्ट करने का। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है, ये देश की आजादी के पहले से चल रहा है। 1952 में जब इंग्लैंड के एक एजेंट ने भारत में संविधान बनाने का ठेका लिया या उसको ठेका दिया गया, टास्क दिया गया, तो उसने सबसे पहला काम हिंदू मैरिज एक्ट में करके हिंदुओं को शादी पर रोक का प्रतिबंध लगाया। लेकिन मुस्लिम एक्ट में कहा कि नहीं, तुम शादी करो, अगर 4 शादी नहीं करोगे और 40 बच्चे पैदा नहीं करोगे तो ये देश में गजबा हिंद का जो सपना जो पूरी दुनिया देख रही है वो कैसे पूरा होगा। उसी मतलब आप दूसरी शादी करेंगे, आप सजा पा जाएंगे, वो 4 शादी करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से होता रहा है। इस देश का पहला लोकतांत्रिक सरकार ने सोमनाथ जीर्णोद्वार के लिए रोक लगा दिया था, बोला मुसलमान को बुरा लगेगा, मतलब सत्य सनातन के किसी काम पर, वो एक अलग मामला राजनीति हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ लीगल पॉइंट पर आ रहा हूं। मतलब ये लव जिहाद में जिहादी सिर्फ वो लव जिहाद करने वाला अपराधी नहीं है जो लड़कियों को फंसाता है, मोटरसाइकिल पर घुमाता है, तरह तरह का प्रलोभन दिखाता है और अंत में सूटकेस में, फ्रिज में या नाले में पहुंचाता है।
उसके साथ उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, क्योंकि एक भी जिहादी का परिवार ने यह नहीं कहा कि मेरे बच्चे से गलती होगी। उसने यह कहा कि लड़की बच सकती थी अगर विवाह कर लेती तो। उसके बाद ये जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष मुसलमान होते हैं, जिनका समाज में पूछताछ है और उनकी बात की वैल्यू है, वो जब टीवी पर आते हैं तो कहते हैं कि देखिए, प्यार पर पहरा नहीं किया जा सकता और हत्या तो हमारे कुरान में कहीं लिखा ही नहीं, वो बिल्कुल इस्लाम नहीं है। लेकिन ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम और हिंदू पे प्यार को रोका जाए, ये गलत है, क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन वो मौलाना साहब यह नहीं बताते कि संविधान के कौन से पन्ने में लड़की को फ्रिज में, नाले में, सूटकेस में पहुंचाने का लिखा है। 48 टुकड़े करने का किस संविधान के कौन से पन्ने में लिखा है, यह वो नहीं बताता। इस तरह की घटनाओं पर पूरा समाज उसका साथ देता है, पूरा इस्लाम जमात उसका साथ देता है, कानून तो उसका है ही है। इन सब बातों पर विचार करके हम यह आपसे मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं कि भाई, संविधान को बदल डालो पर विचार हो कि ना हो। क्योंकि जब अपराधी के आपराधिक मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जब तक सजा नहीं दी जाएगी, तब तक कैसे देश में डर और खौफ पैदा होगा। अब इसमें ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए अपराधी की स्वीकारोक्ति जरूरी है। अब वो इतना शातिर अपराधी है कि छोटे छोटे टुकड़े में काट करके पिछले 6 महीना से एक लड़की के 100 को डिस्पोज कर रहा है, रासायनिक छिड़काव से धो करके सारा सबूत मिटा रहा है। वो नार्को टेस्ट के लिए इजाजत देगा? अब बताइए कि हमारा संविधान अपराधी के अधीन है कि अपराधी चाहेगा कि उसकी जांच हो तो हो, वो कहेगा नहीं जांच हो तो नहीं हो। इस संविधान को आग लगा देना चाहिए कि नहीं, किसी को बुरा लग रहा तो लगे, और अगर किसी को मेरे पर केस कर रहा हो तो करे, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ भगत सिंह नहीं देंगे, राकेश परमार भी देंगे। और संविधान को आग लगाने की मुहिम चला रहा हूं मैं, इसको हैशटैग लगाऊंगा जब मैं एडिट करूंगा तो। क्योंकि ऐसे संविधान को मतलब भाड़ में डालो, गंगा में बहा डालो, जिस संविधान में अपराधी के मन स्थिति के हिसाब से सजा दी जाती है और उसे पूछ करके सजा दी जाती है। क्योंकि इस स्थिति में होना चाहिए कि उसने 48 टुकड़ा किया जाए तो इसको 248 टुकड़े लाल किले से किया जाए और इसका सभी समाचार चैनलों को प्रसारित हो और तुरंत हो। इस केस का परिणाम क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। पुलिस जंगल की खाक छान रही है, उसमें डीएनए में कुत्ते का हड्डी, सुअर का हड्डी, गाय का हड्डी मिलेगा, और बाद में अदालत कहेगी कि भाई आई विटनेस तो है नहीं, इसी ने मारा, इसका क्या सबूत है। बाद में वो कहेगा कि नहीं, मैं तो नशे के गिरफ्त में, पुलिस वालों ने पीट करके कबूल करा, मेरी तो जान से प्यारी थी, मैं क्यों मारूंगी और मैं मार करके क्या करूंगा, ये पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं, मैं मुसलमान हूं, इस बात का सजा दे रहे हैं। इस बात पर होगा और ये चलता रहेगा। दुनिया इसके बाद बरी हो जाएगा और आकर के चौड़े से फिर एक लड़की के साथ बलात्कार करेगा। झारखंड में ये हुआ, तब तक आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी के सुझाव को पढ़ूं, मेरे लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन होता है। आपने लिखा है कि लव जिहाद एक अत्यंत गंभीर मामला, इस पर आपके साथ गोई के साथ सटीक प्रस्तुति 100%। जी आपको प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये लव जिहाद का मामला सिर्फ लव जिहाद जिहादी के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि लव जिहाद में कौन कौन उसके समर्थन में, जान लीजिए, वो खुद में लगा हुआ है, उसके साथ उसका पूरा परिवार, पूरा समाज लगा हुआ है और दोगला हिंदू लगा हुआ है। क्योंकि इस जिहादी का जो वकील होगा वो हिंदू ही होगा, ये गारंटी के साथ लिखित में दे रहा हूं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अनुकंपा के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्म स्थल अयोध्या धाम में जब पवित्र और भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश से प्रशस्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई, इस देश में मुसलमान भी भाई है, उनके लिए भी एक जमीन दे दो ताकि वो मस्जिद बनाए, उनकी भावना आहत ना हो। मैं उसको कानून के विद्यार्थी होने के नाते गलत मानता हूं, क्योंकि अदालतें भावना के हिसाब से नहीं चलती, कानून और सबूत के हिसाब से चलती है। और सबूत सब कुछ चीख चीख करके, पूका फाड़ के, सीना फाड़ के, कागज फाड़ के और सब कुछ फाड़ के बता रहा था कि वो राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है। लेकिन चलो दे दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास कई एकड़ जमीन है, 5 एकड़ दे दी भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है उस मस्जिद बनाने में 12% मुसलमानों ने मदद अब तक किया है और बाकी के 88% हिंदुओं ने पैसा दिया है मस्जिद बनाने के लिए, जहां से नमाज होगा और हिंदुओं को खत्म करने की साजिश होगी।
उसके बुनियाद में जो ईंट पड़ेगी उसमें 88% हिंदुओं ने अपना योगदान दिया है। अब यह सोच लीजिए कि वो किस चीज के दे रहे हैं। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहां से पाओगे? यह बात आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है मित्रों। चाहे वो पालघर का निहत्थे साधुओं पर निर्मम हत्या हो, वो सारे के सारे अपराधी बरी हो गए। अलग बात है कि उस साधुओं के पाप से तत्कालीन गृह मंत्री रेणु देशमुख, जिसने इसको एक भीड़ का उकसावा कार्रवाई किया था, साजिश नहीं दिया था, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है अपने कर्मों के लिए। मतलब ये इस केस में कोताही के लिए नहीं है। उन्होंने घोटाला इतना किया था कि उनका अपना पुलिस कमिश्नर ही भांडाफोड़ कर दिया। मतलब पाप की घड़ा भर जाता है तो फट करके निकलता है। अनिल देशमुख का निकल गया था। वो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको अपने राजनीतिक आंकाओं के मनसा पूर्ति के लिए ढकने का प्रयास किया था, वो आजकल फरारी काट रहे हैं। उन्हीं की पुलिस उनको गूंज रही है और अदालत में हाजिर होकर आदेश हो रहा है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो इसकी जांच कर रहा था वो गिरफ्तार होकर के जेल में है और 2 आदमी मर चुके हैं। भगवान सजा दे देते हैं। अब लोगों को समझ में आए न आए ये अलग बात है। वो अलग बात कहेंगे कि देशमुख घोटालों के इल्जाम भुगत रहे हैं, पुलिस कमिश्नर भी अपने अपराध का सजा काट रहे हैं और वो जो पुलिस के जांचकर्ता थे वो अपने अपने हिसाब से मरे हैं। नहीं, यह वो निहत्थे साधुओं का पाप है जिस पर पापियों ने प्रहार किया था और इन लोगों ने उसका शेल्टर किया था। यही सब चीज आप देखेंगे आज ज्ञान वापी मस्जिद का जो मंदिर का जो केस था, जिसको यादव जी मस्जिद बनाने पर तुले हुए थे, बेचारे का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब वो अलग बात कहेंगे कि दारू पी करके बेवड़ी कर रहे थे, मर गए, वो अलग बात है, वो अपने कहते रहे। लेकिन वो जो 102 वर्ष का बुढ़ा है वो जवान की तरह से घूम रहा है इस केस में लिए, और गांधी जी के हड्डी और दधीच के हड्डी की तरह से मजबूत इस्पात की तरह से वो बुजुर्ग आदमी चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जवान छोकरा दौड़ रहा हो, क्योंकि उन पर भोले बाबा का आशीर्वाद है। ये जिहादी कब समझेगा नहीं समझ जाता है। मित्रों, 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। लव जिहाद के मामला का ये इतना आसान और छोटा बात नहीं है। मैं ये दिल्ली की जिहादीस की बात कर रहा हूं जिसने 58 या 48 टुकड़े उस लड़की को किया था। इस केस में 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है जो कूड़ बातें हैं, समाचार चैनलों पर नहीं आया। वह लड़का बेरोजगार था, दिल्ली उसका शहर नहीं था, वो मुंबई का रहने वाला था। वो तो मुंबई में, चूंकि लड़की का जन्म ही मुंबई में हुआ था, उसके यार दोस्त वहां खूब थे और लड़की स्वयं भी बहुत बचलन थी। कई यार दोस्त उसके होंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियों के मरने पर मुझे अफसोस नहीं है, मुझे लड़की के मरने पर अफसोस है। उस लड़की के मरने पर बिल्कुल अफसोस नहीं, बड़ा साफ से कह रहा हूं, क्योंकि उस तरह के आवारा लड़कियों को मरना ही चाहिए। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के मरने पर भी कहा था कि देखिए एक पूर्वांचल का बच्चा मरा है, मुझे बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे संविधान में कानून को हाथ में लेना और अगर किसी आदमी से असहमति हो तो उसको मार देने की इजाजत नहीं है। ना तो यह कानून में है, ना व्यवहार में है, ना ही इंसानियत में। लेकिन जिस तरह का आवारा सुशांत सिंह राजपूत था, जिस तरह का अयासी जीवन जी रहा था, उसको तो पहले मर जाना चाहिए। तो उसने ज्यादा दिन तक धरती पर बोझ बनकर रहा। वही बात मैं इस आवारा लड़की के लिए कह रहा हूं। यह लड़की अपने बाप को बाप नहीं मानती थी। माताजी मर रही थी तो माँ का ममता जागा। उन्होंने पिता से कहा कि एक बार दर्शन करना चाहती, एक बार मिल ले, फोन पर भी बात कर ले। उसका बाप बेचारा गिड़गिड़ाता हुआ इस लड़की के पास आया तो लड़की अंदर से मिलने से मना कर दिया और परिवार के लोग डांट दिए कि लड़की तुम्हारा मिलना नहीं चाहती, भागो यहां से, नहीं तो मरवा देंगे। उसने बोला कि फोन पर माँ से बात कर लो, मर रही है माँ, उससे बोला हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की आवारा बदचलन लड़कियों का के प्रति मुझे कोई संवेदना नहीं है। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। किसी को लग रहा होगा कि उस लड़की के मरने में मैं लड़की के प्रति अफसोस जाहिर कर रहा हूं, तो नहीं, मुझे खुशी है कि वो मर गई और ऐसे लोग मरे। लेकिन मैं उस मानसिकता के प्रति दुखी हूं, उस मानसिकता को भी साथ में मारना चाहता हूं जो हमारी निर्दोष बालिकाओं को मार रहा है। जैसे लखनऊ में छत से फेंक दिया, सेम मानसिकता दोनों है। लखनऊ वाले लड़के के लिए मेरे पास गहरा संवेदना है, बड़ी अफसोस है। लेकिन वहां भी एक समाचार आया था, लड़की के माता जी ने कहा था कि परिचय पहले से था लेकिन हम सब खत्म कर लिए थे। मतलब पहले कुछ खेल चालू हुआ था तब ना खत्म की। तो जब चालू करोगे तो खत्म कैसे होगा? खत्म तो फिर वो अपने हिसाब में करेंगे, क्योंकि वो तो अपने मिशन पे है। तुम जैसे लोग टारगेट हो उसके, जिस वजह से टारगेट हो, पैसे का प्रॉब्लम में टारगेट हो, कुछ और में प्रॉब्लम में टारगेट हो, तुमको सोचना है, विचार इस पर भी हो, 2 तरफा एक तरफा निर्णय ना हो।
अब आते हैं मानसिकता पर और उसके काम करने के क्रोनोलॉजी पर। यह लड़का लखनऊ दिल्ली का रहने वाला नहीं था। दिल्ली उसके लिए नया शहर था। वो लड़की को मारने के लिए दिल्ली लाया था। मतलब एक अनजान शहर जहां कोई जानने वाला नहीं था। घर से भी वो कोई बहुत ज्यादा रईस नहीं था। समाचार चैनल वाले उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को खंगाल लिए। दोनों लड़का लड़की नौकरी करते थे और इसी हिसाब से उनका पालन पोषण होता था। लेकिन जब लड़की मर गई तो नौकरी भी तो 6 महीने से बंद है। लेकिन जो लड़की के मरने के बाद जो उसने होटल से ऑर्डर दिया है उसमें 612 रुपए का बर्गर मंगवाया है। मतलब बड़े होटलों में 600-500 का बर्गर मिलता है जो आपके यहाँ 550 रुपया या 60 रुपये में मिलता है। बड़े होटलों में 500-600 का मिलता है। मैं भी कई बार मजबूरी बस में खाया हूं क्योंकि शो ऑफ करना है बड़े लोगों के साथ है। तो जैसे मैं कल ओबेरॉय होटल में था, वो जो एकदम ठंडा वाहियात और बेकार चाय मिला, मैं अपने घर में होता तो उसको नाले में फेंक देता। लेकिन अब ओबेरॉय में बैठा था तो उसको चुस्की लेनी पड़ी और लोगों के हिसाब से खाना पड़ा। मैं टेस्टी है। 5 स्टार की होटल का चाय का कहना ही क्या, वो कहना पड़ता है, वो मजबूरी है। अंदर से अपना कहती यार कैसा चाय पी रहे हैं यार, वैसा चाय भी पियोगे, मेरी बेटी बनाती कितनी खूबसूरत, वो एक अलग मामला है। तो उसने 1200 रुपये का बर्गर मंगाया था। मेरे ख्याल से 20-25 रुपये का फ्रिज होगा, आरी होगा, और 6 महीने का रोज का भोजन का उसका सर्वाइवल था। कहां से आ रहा था पैसा, कहां से आ रहा था? 2 चीजें सोचने वाली बात है। लड़का 78 टुकड़ा किया है, उसमें लीवर, जिगर, आंख और सब चीजें कहां है? तो क्या यह एक और गिरोह काम कर रहा है कि लव जिहाद में मजे लो और सजा देने के साथ उसके मानव अंगों का भी तस्करी में काम करो, क्योंकि उन्हीं के अंग से आपका खर्चा निकल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिंदा हाथी लाख की, मरा हाथी 1.25 लाख की। वो इसलिए कहा जाता है कि जब हाथी जिंदा है तो वो लाख रुपए की इसलिए है कि उसका दांत आप काट नहीं सकते, व्यवहारिक कानून है। और मार देगी ना हाथी, आपका दांत काटने देगी, उतनी मजबूत जानवर होती है। और अगर मर गई तो मुर्दे को क्या करना, आप उसका दांत काट के बेच लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि मरा हाथी 1.25 लाख की। तो वो लड़की जब जिंदा थी तो उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो गया था। परिवार से उसको काट दिया था, उसका धर्म बर्बाद कर दिया था, या अपने 72 हीरो का व्यवस्था कर लिया था। अब धरती पर सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो क्या वो मर्डर के साथ साथ उस मानव अंग के तस्करी में भी कोई पार्ट वार्ट बेचने का काम करता था क्या? क्योंकि या फिर दुनिया भर की संस्थाएं उसको आर्थिक मदद देती थी कि भाई तुम अपने मुहिम में लगे हुए हो, आर्थिक की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे भारत के राजनेताओं को होता है, सारे नेता अरबपति हैं, नौकरी कोई नहीं करता, व्यवसाय किसी के पास नहीं है। अब तो चुनाव आयोग की मजबूरी की वजह से एफिडेविट आ गया है, सारे नेता एफिडेविट देते हैं, सबके पास मतलब लाखपति तो कोई नेता नहीं है, करोड़ों अरबों में संपत्ति है। और व्यवसाय कुछ नहीं लिखा है, समाज सेवा। तो समाज सेवा में इसलिए है कि लोग चंदा देते हैं और हर आदमी चंदा लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि समाज सेवा कैसे होगा, घर बेच के तो होगा नहीं। तो क्या जिस तरह से भारत का राजनीतिक दल चंदे के आधार पर लोगों को दिए डोनेशन के आधार पर उनका जीवन यापन चल रहा है और शानदार तरीके से चल रहा है, उसी तरह से ये लव जिहादियों का भी चल रहा है क्या? क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं है और लड़की पटाने में बड़ा दाम खर्चा होता है। महंगी महंगी सूट, महंगे महंगे तोहफे लड़कियों को देना पड़ता है, शानदार होटलों में घुमाना पड़ता है, महंगी टिकट है, 500-600 रुपया का टिकट है दिल्ली में। तो 2 टिकट मतलब 1000 रुपया, 200 से 250 रुपया का पॉपकॉर्न, मतलब वो मकई का भूजा जितना हमारे घोंसार में गिर जाता था उतना रुपया वो डिब्बे में डाल के देते हैं, 550 रुपये लेते हैं। सबसे छोटा 250 रुपये का था। एक मैंने पिक्चर देखा था कंगना रनौत का, वो ऐसा दे गया, मैं कितने का, 500। अब वो बगल में ऐसे लोग बैठे थे, मैंने कहा यार 500 का इतना भूजा खाएंगे जितना मेरे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लेना पड़ा। तो वो 500-600 का पॉपकॉर्न खाते हैं, मतलब एक बार सिनेमा हॉल में जाने में 2-4-5 रुपये का खर्चा है। पैसा कहां से आता है? तो क्या कोई गिरोह, कोई ग्रुप इनको फाइनेंस करता है क्या? इस विषय पर भी जांच हो, जांच एजेंसी इसकी जांच करे, क्योंकि हमारे पास जांच करने की तो शक्ति है नहीं, बस सोचने की तो शक्ति है, समझने की तो शक्ति है, और आपसे बात करने का तो शक्ति है कि आपसे सामने बात को रखूं, आपके सामने रखूं कि भाई इस तरह का वाक्य होता है तो कहां से पैसा? क्योंकि हम सब लोग दिल्ली में अगर आते हैं बाहर अपने गाँव से, जिनका यहाँ पर खेत नहीं, अपना मकान नहीं है, तो उनका तो हर चीज इंतजाम करना पड़ता है। घर का किराया है, अगर आपका अपना मकान है तो डेवलपमेंट चार्ज है, अगर डेवलपमेंट चार्ज नहीं, कोठी उठी है, जैसे हमारा घर, इसमें डेवलपमेंट चार्ज नहीं का, पूरा मकान है हमारा, तो इसमें बिजली का बिल इतना आता है जो खर्चा है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं।
उसके बाद आपका खाना पीना समय में एक आदमी जैसे हमारे जैसे घरों में 2-4-5 जो परिवार होते हैं 50-60 हजार रुपये महीने का खर्चा है। और अगर हम सिनेमा में देख लेंगे ये सब पिज्जा खाने लगे तो 1-2 लाख रुपये हो जाएगा। तो 1-2 लाख आता कहाँ से? नौकरी लड़का नहीं करता, और जितने जिहादी हैं वो नौकरी नहीं करते। और इनका बैकअप का तो आप समझ लीजिए, झारखंड में वो जो लड़की को जला दिया था, वो जो उसका सह अपराधी था, वो इसके पहले 2 लड़कियों को जलाने के अपराध में जमानत पर चल रहा था। उसमें लड़की ने बताया कि मैं जब थाने में गई तो थानेदार ने कहा कि भाई मुसलमान जिहाद कर रहा है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये झारखंड मुस्लिम प्रिय राष्ट्र है और यहाँ पर मुसलमानों का नुकसान नहीं सोचा जा सकता। भारत के राजनीति में ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं जो मुसलमान का नुकसान नहीं कर सकते। एक सामाजिक संस्था वाली गई तो उसके परिवार वाले लोग इसको बांध करके निकाह पढ़वा रहे थे, निकाह पढ़वा चुके थे। तो एक एनजीओ वाले महिला पुलिस थाने में जाकर हंगामा की, उसको बुला करके लाई, तब तक निकाह हो चुका था। लड़के की मां कह रही कि निकाह हो गया, लड़की कह रही नहीं निकाह हुआ है। पुलिस ने उसको कहा कि भाई निकाह नहीं हुआ है। अब मुसलमान अलग पीछे पड़ा हुआ था, एक अलग केस, मतलब उसका पूरा परिवार निकाह पढ़वाने में, मतलब जिहाद में पूरा परिवार हिस्सा शामिल है। तो ये सजा पूरे परिवार को क्यों न मिले, ये संविधान में नहीं लिखा है। इसीलिए मेरा मांग है कि संविधान को बदल डालो। अगर संविधान में नहीं लिखा है तो ऐसे संविधान का रहने का क्या मतलब है जो अपराध सारा करे और सजा किसी को मिले या किसी को भी ना मिले। आज का मेरा मांग यही है कि लव जिहाद या किसी भी तरह के अपराध को सजा देने में हमारा संविधान अक्षम है। संविधान हमारा सजा दे रहा है, मन में खौफ पैदा नहीं कर रहा है। और जब तक आप खौफ ज्यादा नहीं होंगे तब तक आपसे अपराध होगा। उसका 2 उदाहरण आपको दे देता हूं, छोटी छोटी उदाहरण। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मतलब उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं। रहता तो मैं दिल्ली में हूं। यूपी में वोट देते और मैं जिस घर पे रहता हूं मेरे 5 कदम आगे, मतलब आधा किलोमीटर के बाद से नोएडा चालू हो जाता है। और समाचार चैनलों को बोलने के हिसाब से दिन भर नोएडा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की हाल ऐसी थी कि कभी किसी का मन होता था किसी की छिनताई कर लेता था, किसी को पीट देता था, किसी को मार देता था। आज जो अपराधियों के मन में खौफ है वो पहले नहीं था। हमने अपराधियों को जिप्सी के ऊपर AK-47 लेके फायर करते हुए घूमते देखा है और आगे पीछे पुलिस वाले लोग अपनी हथियार छोटे छोटे लेकर के सुरक्षा में खड़े हैं। आज वो अपराधी जो दोनों हाथों से AK-47 छूटा था, आज व्हील चेयर पर बैठ करके पनाह ले रहा है, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक शरण मांग रहा है। सिर्फ ये कि यहाँ निजाम बदल गया है और अपराधियों को मन में खौफ आ गया है। मजाल की कोई अव्वल दर्जे का अपराधी जो पहले सत्ता पर नियंत्रण करता था, आज सत्ता के विरुद्ध सोचने की हिमाकत कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी पुलिस है। ये होता है खौफ का परिणाम। तो अगर हमारा कानून लोगों में खौफ पैदा नहीं करती है तो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और जब हमारा संविधान में 100 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं तो वो संविधान रहा नहीं है, वो उस चादर की तरह हो चुकी है जो चलनी जैसा छेद हो गया। तो आपको चादर बदलना पड़ेगा, तो चलनी जैसे रूप हटाना पड़ेगा, क्योंकि चलनी में पानी कब तक छान पाएंगे और नहीं चल पाएगा। तो ऐसे संविधान को बदल डालिए जिसकी मूल आत्मा ही लोगों ने बदल दी है। आज का मुहिम का निचोड़ यही है कि अपराधियों में अगर खौफ उत्पन्न करने में संविधान सक्षम नहीं है तो इसको बदला जाए। लव जिहाद होता रहेगा जब तक हम अपने बेटियों पर नजर नहीं रखेंगे, और हम अपने बेटियों पर नजर नहीं रख रहे हैं, इसी का ये परिणाम है। घर में झांकने का प्रयास करिए, पड़ोस में रहने वाले बेटियों से बात करिए, उसको अपना जैसा बनाइए। नहीं तो ये जिहादी चंगुल में बको ध्यान लगा के बैठे होते, जिस तरह बकुला मछली के आस में बैठा होता है और टप से मार करके मछली लोग के उड़ जाता है, नीचे सब लोग ताकते रह जाते हैं। हर दिन आए दिन सुनने में आता है कि निकिता तोमर को मार दिया, तो कभी लखनऊ में लड़की को छत से फेंक दिया, कभी झारखंड में जिंदा जला दिया, कभी दिल्ली में फ्रिज में पहुंचा दिया। लेकिन ये अपराध रुक नहीं रहा है क्योंकि हमारा संविधान कमजोर है, हमारा न्यायपालिका दूषित है। आज का मुद्दा सिर्फ यही था कि ऐसे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत है कि पूरा संविधान बदलने की जरूरत है। समाज से मैं किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं और राजनीतिक रूप से करेक्ट, पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से लोग साफ और सच बात नहीं बोल पाते हैं। लेकिन चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, इसीलिए साफ बोलने की हिम्मत करता हूं।
मेरी साफगोई अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त करती है और लोगों में अवेयरनेस आती है। आज का हैशटैग जरूर लगाइएगा कि संविधान को बदल डालो, क्योंकि अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, संविधान की जय हो।